Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है ये सेकंड चैप्टर यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक है डायमेंशंस। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे ये मेरा वीडियो नंबर 7 है और डायमेंशंस पे ये लेक्चर नंबर 5 है। तो मैंने अभी तक आपको काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालनी सिखाई। आई होप यू मस्ट हैव रिवाइज्ड ऑल द 4 वीडियोस। नाउ we are left with some more physical quantities which are used in mechanics and heat, of course. Now I am going to find dimensions of some of the physical quantities which occur in heat. So मैंने आपको एक तो टेम्परेचर का बताया था, that was Kelvin, capital K. Then heat is form of energy. So therefore the dimensions of heat are the same as those of energy, that is m1 L2 T minus 2. और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट, और मैंने कहा था कि लेटेंट हीट इज गिवन बाय Q इक्वल टू M इंटू L। तो वहां से हमने L जो कि लेटेंट हीट है, और मैंने ये भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट जो लेटेंट हीट की है ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं। और यहाँ से L आ जाएगा Q बाई M, और Q हो गया अमाउंट ऑफ हीट M1 L2 T माइनस 2 ओवर मास M1। So we can find what are the dimensions of L. तो ये हमने उस दिन किया था। Now we come to next specific heat. Specific heat. Specific heat. ये बेटा जी आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि the amount of heat required to raise the temperature of a body is number 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतनी हमें ज्यादा हीट चाहिए। एंड नंबर 2 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, where delta T is the rise in temperature. If I combine these two factors, we get Q directly proportional to M into delta T, or you can say that Q equal to M into C into delta T, क्योंकि जब ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटा के इक्वल टू लगाना हो तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट हियर इज कैपिटल C। इसको कई बार कैपिटल S से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट or specific heat capacity of the given body. Its value depends upon the nature of the material of the body. That means it has different value for different materials or for different bodies. So therefore actually ये हमें करने की जरूरत नहीं है। हम ये सिर्फ मैंने आपको समझाया कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। एग्जाम में आपने यहीं से शुरू करना है। आपने कहना कि वी नो दैट Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T एंड देयरफॉर C इक्वल टू Q ओवर M इंटू डेल्टा T, M इंटू डेल्टा T। अब इसको वर्डिंग में लिख लो तो ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय M इज द मास एंड डेल्टा T is the rise in temperature, rise in temperature, rise in temperature। अब डायमेंशंस पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो M1 L2 T minus 2 ओवर डायमेंशंस ऑफ मास आर M1 एंड दोज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर वाली होंगी यानी कि केल्विन। सो ये K1 आ गया, M1 goes with M1 and we are left with M0 L2 T minus 2 and K minus 1. So these are the dimensions of specific heat capacity or simply specific heat. Next है thermal capacity. Thermal capacity मैंने आपको बेटा ये चीज बताई थी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइनिंग आपने डायमेंशन निकालनी है उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन आपने याद रखनी है। दैट मीन्स द इक्वेशन विच डिफाइंस दैट फिजिकल क्वांटिटी। सो ये जो थर्मल कैपेसिटी है ये आपने फर्क समझना है बिटवीन specific heat capacity and thermal capacity.
thermal capacity or heat capacity of a body is the product of the mass of the body and its specific heat. That means thermal capacity equal to mass into specific heat. And now we can put the dimensions of specific heat from here, or you can write, अगर जवानी याद नहीं है तो no problem, you can write it as equal to Q over M into delta T, M into delta T. अब देखिए यहां पे बेशक आप ब्रैकेट में लिख दो कि बिकॉज C इक्वल टू because Q equal to M into C into delta T, M into C into delta T, and therefore C equal to Q over M into delta T. ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने इसकी जगह पे C की जगह पे क्यों पुट किया Q over M into delta T. अब देखिए M goes with M and we are left with Q over delta T, and Q as you know is amount of heat M1 L2 T minus 2 over delta T, that is the rise in temperature K1. So therefore its dimensions are M1 L2 T minus 2 K minus 1. So these are the dimensions of thermal capacity of a body. Next is universal gas constant, or you can say gas constant for 1 mole of a gas. It is denoted by capital R, universal gas constant. Universal gas constant. It is denoted by capital R. And the defining equation for capital R is, you will write, we know that R equal to P into V over T, P into V over T. Actually, आपने गैस इक्वेशन पढ़ी है. गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ ए गैस इज PV इक्वल टू nRT. ये बेटा जी गैस इक्वेशन है फॉर n मोल्स ऑफ ए गैस, और अगर 1 मोल लेंगे तो n इक्वल टू 1 आ गया. देयरफॉर फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, मोल ऑफ ए गैस PV will be equal to RT, क्योंकि यहाँ पे n equal to 1 पुट कर दिया. n is the number of moles and therefore R equal to PV divided by T. अब आपको ये पता होना चाहिए कि what these symbols stand for. So P stands for pressure of the gas, V stands for volume of the gas, and T stands for temperature of the gas. Temperature of the gas. Now pressure you know is force over area. मैंने आपको बताया कि उतनी देर तक सिंप्लीफाई करते जाओ जब तक के सभी क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं बन जाती या ऐसे ही बन जाएं जैसे फोर्स आ गई. तो इसकी मैंने आपको कहा युवा नहीं याद करना, M1 L1 T minus 2. तो फोर्स ओवर एरिया इनटू वॉल्यूम, दिस यू नो इज L3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दिस इज K1. सो अब मैं पुट करके सिंप्लीफाई कर दूंगा. सो देयरफॉर कैपिटल R की डायमेंशंस आ गई. देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ कैपिटल R, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए एक्चुअली कि इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ कैपिटल R. फोर्स इज M1 L1 T minus 2 over area, that is L2, into volume, that is L3 divided by temperature, that is K1. अब देखिए ये L1 और L3, L4 divided by L2, so we are left with L2. So this is equal to M1 L2 T minus 2, और कहीं पे T नहीं है, T minus 2. तो एक ये नीचे बचा K1, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा K minus 1. So these are the dimensions of capital R. And remember what is capital R? Gas constant for 1 mole of a gas, and it is also called universal gas constant because its value for all gases is the same, equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Now we come to Avogadro's number. Avogadro's number. Avogadro's number.
आपको पता है कि व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और एक मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स और एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इन जनरल वी कैन से Avogadro's number is the number of particles in 1 mole of the given substance. So that means it is generally denoted by capital N, or it may be denoted by NR also, but I will denote it by capital N. We know that N equal to number of particles per mole of a gas, number of atoms or molecules. Particles means they can be atoms or molecules. Number of atoms or molecules in 1 mole of a gas, 1 mole of a gas। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ये इसकी वैल्यू है, एंड इट इज सिंपली ए नंबर। Therefore, number of atoms or molecules equal to this has no dimensions. So we can write it as equal to m0, l0, t0. That means we can take Avogadro's number as dimensionless. लेकिन क्योंकि इसमें पर मोल है, this is the number of molecules or atoms per mole, तो कई बार हम यहां पे लिख देते हैं मोल रेज टू दी पावर -1। सो मान लो आपको ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन है ये पर मोल वाला, तो आपने ये ऑप्शन देना है। अगर ये नहीं है, ये है सिर्फ, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, बिकॉज एज सच n is number of atoms or molecules, and a number has no units or dimensions, and therefore we can write it as equal to m0, l0, t0. But because it is the number of molecules or atoms per mole of a given substance, therefore we write here per mole, because you know that amount of substance in SI is a fundamental unit, and its unit is mole, which is denoted by the symbol small m, O and small l, और क्योंकि पर मोल है तो इसकी पावर आ गई -1। Then we come to Boltzmann constant. BOLTZ Boltzmann's constant or Boltzmann constant. It is denoted by the symbol small k, and its defining equation is K equal to R over N. R over N. R is gas constant for 1 mole of a gas, and N is the Avogadro's number, of course, per molecular per mole of the given substance. इसलिए यहां पे क्योंकि ये भी पर मोल है, ये भी पर मोल है, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे जो मैं इनकी डायमेंशन पुट करूंगा वो पुट करूंगा m0, l0, t0, बिकॉज दिस इज आल्सो पर मोल। यहां भी मैं लिख सकता हूं r की वैल्यू के साथ पर मोल, n की वैल्यू के साथ भी पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट विद the dimensions of R only. So therefore dimensions of small k are the same as those of capital R. और अभी मैंने आपकी ये बताई आपको, ये आ जाएंगी m1, l2, t-2, k-1. So you can write here equal to same as, so therefore dimensions of k are same as those of capital R. और क्योंकि ये मैंने आपके सामने निकाली हैं तो इसलिए लिख देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपने क्या करना है, इसको लिख देना 1/n, ऐसे लिख देना 1/n, लिख के r को लिख दो pv/t, और फिर जैसे मैंने r की डायमेंशन निकालते वक्त p को लिखा फोर्स ओवर एरिया, इसको वॉल्यूम, इसको टेम्परेचर पुट कर दो, तो डायमेंशन आ जाएंगी m1, l2, t-2, ये देखिए m1, L314, L2, T-2, K-1. So these are the dimensions of Boltzmann constant. Now we come to Wien's constant. Wien's constant.
Wien's constant. It is denoted by the symbol small b. ये हम पढ़ेंगे thermodynamics में जाके. And the defining equation for this is B equal to lambda m into capital T. Lambda m is the wavelength, or you can say the maximum wavelength which is emitted by a body at temperature capital T. So यहाँ पे आपने सिर्फ ये डिफाइनिंग इक्वेशन याद रखनी है, यहाँ से हमने B की डायमेंशन निकाल देनी है. एक्चुअली लैम्डा m ये मैक्सिमम के लिए, दिस इज फॉर मैक्सिमम, लैम्डा m मैक्सिमम वेवलेंथ एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस. लेकिन हमने इसको क्या लिखना है, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डायमेंशन निकालनी है. तो वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स. लैम्डा m स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, T stands for temperature. So wavelength is L1 because it is a length only, or temperature is K1. So therefore its dimensions are m0 क्योंकि मास नहीं आया, L1 T नहीं आया तो T0 और K1. So these are the dimensions of L1 K1. अगर आप ये भी लिख दें L1 K1 so that is also okay. But if you want to write it completely in terms of all the physical quantities which are fundamental physical quantities, then you can write m0 L1 T0 K1. So that is Wien's constant. Next is Stephen's constant. This is also very important. Stephen's constant. Stephen's constant. It is denoted by the symbol small sigma. इसको बोलते हैं small sigma. आपको पता ये होता है कैपिटल सिग्मा जो समेशन के लिए हम यूज करते हैं साइन, एंड दिस इज कॉल्ड स्मॉल सिग्मा. तो इसकी डायमेंशन निकालनी है. अब देखिए, we know that E equal to sigma T raised to the power 4. ये डिफाइनिंग इक्वेशन है फॉर द स्टीफन्स कांस्टेंट. लेकिन आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है. Suppose you have a body at a very high temperature capital T Kelvin. Then आपको पता ही है जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे होगी it will emit radiation. Radiation means heat energy. The amount of thermal energy we कहते हैं इसको, the amount of thermal energy or heat energy radiated by a body per second per unit area. Note these words. Per second per unit area is directly proportional to the fourth power of the temperature of the body. That means E is directly proportional to T raised to the power 4. And what is E? Try to understand it thoroughly. It is the amount of heat radiated by the body, a body at temperature capital T Kelvin per second per unit area, यानी कि per unit time per unit area. अब यहां पे मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं बेटा जी, बिकॉज ई इज नॉट द हीट एनर्जी. क्योंकि आप अगर इसको हीट एनर्जी समझ गए तो आप इसकी डायमेंशन पुट करेंगे m1 L2T -2, बट इट इज नॉट हीट एनर्जी, इट इज हीट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. दैट मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम. और इसको हम कह देते हैं स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ. ये T की पावर 4 आई है, और इसको हटा के जब इक्वल टू लगाना हो तो वो देखिए ये कांस्टेंट हम लगा देते हैं जिसका नाम ही है स्टीफन्स कांस्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट स्टीफन. एंड देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू E over T raised to the power 4. E over T raised to the power 4. Now this is further equal to amount of heat. Please note this, over area into time into temperature raised to the power 4. ये T raised to the power 4 means temperature raised to the power 4. Therefore, dimensions of Stephen's constant are
Therefore, dimensions of Stephen's constant are equal to, देखिए amount of heat, that means energy m1 L2 T minus 2 divided by area, that is L2, into time, that is T1, into temperature, that means K, and because the power is 4, therefore K raised to the power 4. Now this is further equal to m1 L2 goes with L2, तो L0 T minus 3 K minus 4, ये ऊपर जाके पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे. सो M1 L0 T minus 3 and K minus 4. So these are the dimensions of Stephen's constant, very important. Next is solar constant. Solar constant. आपको पता है कि हमें सन से हीट एनर्जी मिलती है, तो सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉलिंग पर मिनट पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. वो टाइम हम 1 मिनट लेते हैं, तो इन डिफाइनिंग सोलर कांस्टेंट, तो this is equal to amount of solar energy divided by area into time. So this is equal to amount of heat energy या solar energy, that is also heat energy, amount of heat energy over area into time. This is very, very important, over area into time. Now let us put the dimensions of amount of heat m1 L2 T minus 2 over area, that is L2, into time, that is T1. तो ये बन गया इक्वल टू M1 L0 T minus 3, M1 L0 T minus 3. So these are the dimensions of solar constant. Now we come to another important physical quantity in heat, that is entropy. Entropy. It is equal to amount of heat, dQ is the small amount of heat divided by temperature, capital T, or in welding I can write amount of heat over temperature, amount of heat over temperature, and amount of heat means M1 L2 T minus 2, because its dimensions are the same as those of energy, divided by temperature, that is K1. So equal to M1 L2 T minus 2 K minus 1. So these are the dimensions of entropy. तो ये बेटा जी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस थी विच आर यूज्ड इन मैकेनिक्स एंड हीट. बाकी जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे +2 में जाके, उसमें जो आएंगी वो वहाँ पे करेंगे. यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी ही करने की ज़रूरत है, बिकॉज दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर सफिशिएंट फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन मैकेनिक्स एंड हीट इन थर्मोडायनेमिक्स. तो ये ख़त्म हुआ. अब हमने बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक करना है. 4 डेफिनेशन मैंने आपको बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो डेफिनेशंस हैं, नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल्स. डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल वेरिएबल्स. अब देखिए नाम से पता चलता है, डायमेंशनल मीन्स विच हैव डायमेंशंस एंड वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू वेरी करती है. तो वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, अगर डिफाइन करना तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल, का मतलब उनकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, एंड हैव डायमेंशंस आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स. जैसे स्पीड, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, ऑल वर्क, पावर, एनर्जी, जितनी मर्जी एग्जांपल दे दो, ऑल दीज क्वांटिटीज हैव वेरिएबल वैल्यूज. कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है,
लेकिन इनकी सब की डायमेंशन होती हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। उसके बाद है सेकंड, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, आप देखिए ये भी नाम से पता चलता है, डायमेंशनल का मतलब विच हैव डायमेंशंस, और कांस्टेंट का मतलब उनकी वैल्यू जो है दैट इज कांस्टेंट। सो दोज कांस्टेंट क्वांटिटीज, ये डेफिनेशन है, दोज कांस्टेंट क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस आर नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको पता है कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायमेंशंस होती हैं, वो कांस्टेंट है, डायमेंशंस हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। इस तरह हमने किया गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है सभी गैसेस के लिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन अभी हमने इसकी डायमेंशन निकाली, दैट मींस इट हैज डायमेंशन। सिमिलरली प्लैंक्स कांस्टेंट, इट हैज डायमेंशंस लेकिन इसकी वैल्यू जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई Planck's constant is also dimensional constant. Then the third definition is non-dimensional variables. Non-dimensional variables. Non-dimensional variables. अब देखिए इसका नाम से पता चलता है, non-dimensional means which do not possess dimensions and variables means जिनकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज सेम रखनी है। Those variable quantities which have no dimensions, those variable quantities which have no dimensions, those constant quantities which have dimensions, those variable quantities which have dimensions। तो यहां पे क्या आ गया, those variable quantities which do not possess dimensions, they are known as non-dimensional variables। तो इसमें हमने एक एंगल पढ़ा, आप एग्जांपल दे सकते हैं, एंगल कम ज्यादा हो सकता है, चाहे वो प्लेन एंगल है चाहे सॉलिड एंगल है। फिर हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। इन सब की वैल्यू तो कम ज्यादा हो सकती है, दैट मीन्स दे आर वेरिएबल्स, लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती। ओके, एंड देन द फोर्थ डेफिनेशन इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, नाम से पता चलता है, रटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोज कांस्टेंट क्वांटिटीज which do not possess dimensions are known as non-dimensional constants। इसका मतलब वैल्यू होती है उनकी कांस्टेंट लेकिन उनकी डायमेंशंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्योर नंबर्स 1 2 3 4 एटसेट्रा, अगर आपको याद हो जब मैंने काइनेटिक एनर्जी की निकाली थी हाफ mv², तो मैंने आपको वहां कहा था कि ये जो 1/2 है या 2 और 1 है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती बिकॉज दे आर प्योर नंबर्स। तो जब डायमेंशंस की बात करनी है तो फिर हमने यहां पे इनकी कोई डायमेंशन रिपोर्ट करनी, मास की रिपोर्ट करेंगे, वेलोसिटी की रिपोर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह पाई, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है या 3.142 होती है। सो इन सब की वैल्यू तो कांस्टेंट है और इनकी डायमेंशन भी नहीं होती, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो ये बेटा जी 4 डेफिनेशन होगी। अब हमने करना है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं, मैं आपको सब समझाऊंगा। और उसके बाद फिर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.